जय हिंद साथियों, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। प्यारे साथियों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार फिर से शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहा था और इसके अंतर्गत मैं केवल और केवल जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा था। लेकिन अब हमारा हल्ला बोल किस पर होगा? हिंदी पर होगा बच्चे। किस पर होगा? हिंदी पर होगा। क्योंकि देखिए, हिंदी से कितने प्रश्न बनते हैं आप सभी को पता है, 37 प्रश्न बनते हैं। और अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि भाई 37 का 37 प्रश्न कैसे सही करें, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखें। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तब आपको एक आइडिया मिल जाता है, अंदाजा मिल जाता है कि किस प्रकार से हमको अपनी अध्ययन को जारी करना, अपना पढ़ाई करना है। ठीक है, चूंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, जब ये सारी जानकारी आपको पता चल जाती है तो आप उसी के अनुसार तैयारी करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2018 में आया था वैकेंसी, इसका पेपर हुआ था 28 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में। तो इस प्रथम पाली में 28 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुए जो भी हिंदी के पेपर थे, ठीक है, जो भी हिंदी के प्रश्न थे, उनको इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। और हाँ, प्रश्नों पर आने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चे, ये जो मैं आपको, चूंकि कल आपको मिला था वर्णमाला से टॉप 30 प्रश्न, ठीक है, अभी वर्णमाला से और सारे प्रश्न कराने हैं। क्लियर है? मैं सोचा कि पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करवा देता हूँ, चूंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा टोटल 9 होगा। कितना होगा? टोटल 9 सेट है। तो मैं आपको 9 सेट यानी कि 9 दिन लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा, एक एक टॉपिक उठाऊंगा। जैसे कि अगर वर्णमाला को हमने उठाया तो वर्णमाला से अगर 150 जितने भी प्रश्न पिछले वर्ष में बने होंगे तो सारे प्रश्नों को एक साथ शामिल करेंगे, यानी कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दे करके पूरी आपकी तैयारी करवा देंगे और उसका थियरेटिकल रूप भी बता देंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं किस पर? प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चे? देखिए, 150 प्रश्न आता है किसमें? यूपीपी में। तो हिंदी के पहले क्या क्या आपको दिया था? तो हिंदी के पहले था आपका जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ। ठीक है, अब 114 से लेकर के 150 तक क्या दिया है? हिंदी दिया। तो हिंदी की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पर देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो प्यारे बच्चे, 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों पर हम जरा सा ध्यान डालते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है? तो बच्चे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वैदेही वनवास। यानी कि जो वैदेही वनवास है यह मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह किसका है? तो वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, तो यह रचना किसकी है? अयोध्या सिंह हरिऔध की। बच्चे, किसका? अयोध्या सिंह हरिऔध की है। ठीक है, जबकि राम गोविंद, गीत गोविंद और राग सोरठा के पद, ये किसकी रचना है? तो ये है मीराबाई की। बच्चे, किसकी है? तो ये है मीराबाई के। ठीक है, जी हाँ। देखिए प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो यूपीपी का पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमने उठाया हुआ है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जिस बुक से उठाया उस बुक का मैं नाम भी बता दे रहा हूं, घटना चक्र। ठीक है, अगर आप लोग किताब ले सकते हैं तो किताब लेकर के अवश्य पढ़िएगा, और नहीं ले पा रहे तो उसके लिए चिंता होने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। और हाँ, ये जो घटना चक्र बुक की मैं चर्चा कर रहा हूं, इसको आपने थंबनेल पर देखा भी होगा। ठीक है जी, थंबनेल पर मैंने लगाया है। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चे कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हिम तरंगिणी। क्या? हिम तरंगिणी। ठीक है, जी हाँ बच्चे, ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। तो व्याख्या कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है बच्चे। ठीक है, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने प्रश्न उत्तर सहित एकदम उठा लिया, डायरेक्ट उठा लिया किताब से। ठीक है, जी हाँ। अच्छा, देखिए, ये एक बार एक प्रश्न तो 2 प्रश्न ऐसे मिल गए आपको, और आपको एक मिलेगा ना इस प्रकार से पूरा गद्यांश मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको गद्यांश मिलेगा ना, मैं पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से पूरा आपको गद्यांश मिलेगा, और इस गद्यांश से आपको 5 प्रश्न मिल जाएंगे। कितने? 5 प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि नॉर्मल किसी का भी गलत नहीं होता है। ठीक है,
बात समझ पा रहे हैं ना? जी हाँ, तो ये जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो गद्यांश पढ़ के ही आपको उत्तर का अंदाजा लग जाएगा। हालांकि मैं एक बार आपको पढ़ के सुना ही देता हूँ, ठीक है? जी हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 5 प्रश्न 116 से 120 तक दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनिए, ठीक है? तो बच्चे आप सभी को पता है, आप सभी लोग पुलिस देने जा रहे हैं, तो इतने नाबालिग नहीं है कि आप लोग समझ ना पाए। इसको आप पढ़िएगा, इसको आप पढ़ने के बाद आप खुद ही ये 5 उत्तर दे लेंगे। आइए, जो 5 प्रश्न है ना, ये जो आपको गद्यांश दिया गया, इसी गद्यांश में से आपको 5 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिल जाएंगे 120 तक, ठीक है? 116 से लेकर के 120 तक, ठीक? जी हाँ बच्चे, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे डायरेक्ट 121वें प्रश्न पर, यानी कि जो भी हो हमारा 150 तक हमको जाना है, ठीक है? तो प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न कहता है, क्या कहता है? ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है? तो वह कौन सा पद दिया गया है? तो वह पद है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इसमें कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। श्लेष अलंकार, या अति संयुक्ति अलंकार, या रूपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो प्यारे बच्चे, इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है? ए, यानी कि श्लेष अलंकार। यानी भिखारिन को देख पट देत बार बार, ये किसका उदाहरण है? तो श्लेष अलंकार का है बच्चे। किसका? श्लेष अलंकार का है, ठीक है? व्याख्या देखें तो व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा कि भिखारिन को देख कर पट देत बार बार, यानी कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है, और इस पंक्ति में जो प्रयुक्त पद है वो क्या है? पट है। पट का मतलब होता है दरवाजा है, ठीक है? जी हाँ, देखिए, पट के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है वस्त्र और एक होता है दरवाजा, ठीक है? जी हाँ बच्चे। अच्छा, श्लेष अलंकार होता क्या है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी शब्द के लिए या फिर किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यानी कोई शब्द है, अगर उसका एक से अधिक अर्थ निकलता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हो, ठीक है? तो वह पहली बात, तो वह वाक्य क्या है? सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, तो इसमें जो लेकिन है यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है, या संबंध बोधक अव्यय है, या समुच्चय बोधक अव्यय है, या क्रिया विशेषण अव्यय है? तो प्यारे साथी, उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक अव्यय है। देखिए, यहाँ पे अव्यय से प्रश्न पूछा गया है, यानी अलंकार से हो गया और अव्यय से हो गया, ठीक है? आपको प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना? जी हाँ, अब ये जो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसको समझिएगा, इसकी थोड़ा सा व्याख्या को समझ लेंगे तो और चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि रेखांकित शब्द लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक कहलाता है। यानी कि ऐसा पद या फिर ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता नहीं बताता, बल्कि एक वाक्य का पद और का संबंध जो होता है दूसरे वाक्य से जोड़ता है, यानी 2 वाक्यों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है? जी हाँ बच्चे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है? अब अशुद्ध वाक्य क्या है? तो अशुद्ध वाक्य कह रहा है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। क्या? विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। अब इसमें जो अक्षर लिखे गए हैं इसी अक्षर का आपको क्या करना है? मतलब सही रूप देना है, ठीक है? जी हाँ, मतलब ये जो आपको वाक्य दिया गया है, इस वाक्य का आपको सही वाक्य बना के बताना है कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कह रहा है विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, ये भी गलत है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये थोड़ा सही लग रहा है। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। विद्यालय के बाएं बड़ा सा भाग है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय के बाईं ओर क्या है बच्चे? बड़ा सा मैदान है, ठीक? जी हाँ, यानी कि आपको ऐसा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उस छंद को क्या कहते हैं? तो उस छंद को कहते हैं बच्चे सममात्रिक छंद। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं बच्चे, ठीक है? जी हाँ। अगला प्रश्न हमारा कहता है बच्चे कि
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ निकालता हो या फिर सही विकल्प हो। ठीक है, अब मुहावरा क्या है, तो मुहावरा है कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का जो मुहावरा है बच्चे, इस मुहावरे का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है कि बहुत अनुभवी होना, यानी कि जो लोग बहुत अनुभवी होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए गाँव में क्या होता है, अगर कुछ कर देते हैं तो अगर आप उनको झूठ बोल रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, बच्ची हमें सिखावत है, घाट घाट का पानी पिए ले है ना। तो ये गाँव में, मतलब गाँव में कहते हैं। और कहा, ये जो मुहावरे होते हैं ना गाँव में बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इसको कहावत के रूप में लोग क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं। ठीक है, जी हाँ। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? किस भाव की उपस्थिति रहती है? वीर की या हास्य की या वत्सल की या करुण की? अब भाई जहाँ पे हानि होगा तो वहाँ भैया आप एकदम हाँ हंसेंगे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, खुशी तुम नहीं मनाएंगे और आप वीरतापूर्वक खड़े भी नहीं होंगे, तो थोड़ा सा दुख होगा, का मतलब है करुण होगा। ठीक है, जी हाँ बच्चे। तो देखिए रस से भी एक प्रश्न बन गया। ठीक है, जी हाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। मतलब इसमें क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करना है। ठीक है, तो वाक्य क्या है, वह वाक्य है कि राधा स्कूटी चला रही है। क्या कर रही है? राधा स्कूटी चला रही है। अब इसका वाक्य परिवर्तन करना है, आपको पूरा वाक्य परिवर्तन कर देना है। ठीक है, तो बच्चे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे वैसे 4 है, मैं अगर चारों ऑप्शन को बताने लग जाऊँ तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, और चूंकि मुझे आपको बताना है केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, जी हाँ। जबकि अगर आप इन तीनों ऑप्शन को मिलाने का कोशिश करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट नजर आएंगे। राधा से स्कूटी चलती है, राधा चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राधा स्कूटी चलाई, क्या ये सही सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं है। स्कूटी राधा चलाई, क्या ये सही सेंटेंस? बिल्कुल नहीं। लेकिन राधा से स्कूटी चलाई जाती है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जी हाँ बच्चे। आगे बात करें, देखिए हिंदी है। ठीक है, हिंदी इतना आसानी से सबको समझ में नहीं आता, और जिसको समझ में आ गया उसका गलत भी नहीं होता। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं हिंदी क्या किया था, पहले प्रैक्टिस ही किया था। जब मेरा जीडीएम सिलेक्शन हुआ था तो उस समय जीडीएम क्या था कि 25 नंबर हिंदी से पूछता था, 25 नंबर रीजनिंग से, 25 नंबर गणित से, 25 नंबर जीएस से। तो हिंदी में 25 से मेरा 24 सही था। ठीक है, कितना? 24 सही था। और मैंने केवल और केवल प्रैक्टिस किया था, उसमें सबसे पहले मैंने क्या देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही मैंने देखा था। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या? पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा चेतना, ये श्यामा चोना, ये क्या है? तो ये है मतलब उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है। ठीक है, जी हाँ बच्चे। अब अगर उद्धरण चिन्ह होता क्या, इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रस्तुत वाक्य में श्रीमती श्यामा चोना, ठीक है, इसमें कामा लगाया ना दोनों तरफ से, में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अवतरण विराम को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो लगा रहता है ना, इसको क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो जिसको हम लोग कहते हैं सिंगल कामा, और दूसरा क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कामा। सिंगल कामा और इन्वर्टेड कामा। ठीक है बच्चे, जी हाँ। बात करते आगे अगले प्रश्न पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसी टॉपिक से। 129वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। ऑप्शन है 4, चक्र है धर में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्रधार किया जिसने, या चक्र है घर में जिसके। यानी ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि सही विकल्प का पहचान करना है, किसके लिए? चक्रधर के लिए। ठीक है, तो बच्चे चक्रधर शब्द के लिए सही समास क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चक्र धारण करने वाले को क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वाक्य के लिए एक शब्द जो पढ़ा जाता है ना बच्चे, वहां से ये प्रश्न है। ठीक है, तो आपसे चक्रधर दे दिया है और पूछ रहा चक्रधर के लिए कौन सा वाक्य बनेगा, तो जिस मतलब चक्र धारण करता है जो, उसी को क्या कहते हैं? चक्रधर कहते हैं बच्चे। ठीक है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर आप इसका व्याख्या देखें, व्याख्या बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल दिया, आप दोनों जगह मैसेज कर सकते हैं, आपको मिल सकता है। ठीक है, हालांकि नंबर मैं एक बार यहाँ भी दे रहा हूँ,
7897725926। ठीक है जी हाँ बच्चे, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी कि रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं, रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर बच्चे क्या, निशाचर। आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा सरल प्रश्न और यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुने। यानी मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या है, मुद्रा का अनेकार्थी शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर बच्चे ऑप्शन नंबर ए, क्या, रूप। क्या है, रूप है। ठीक है जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं व्याख्या में क्या कह रहा है कि मुद्रा अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ है आकृति, सिक्का, रूप, धन, अंगूठी, मुहर, ये सब क्या है, मुद्रा के अनेकार्थी। यानी बच्चे इसको क्या कहते हैं हम लोग, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। यानी आपसे कारक से भी प्रश्न बना हुआ है। तो इसमें पहले वाक्य देख लेते हैं, कह रहा है कि रोहन ने हॉकी खेली। अब इसमें कौन सा कर्ता कारक है बच्चे, कौन सा कर्ता कारक है? ठीक है जी हाँ बच्चे, तो इसमें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ने। इसमें रोहन ने हॉकी खेली, तो ने क्या है बच्चे, तो यह कर्ता कारक है। ठीक है, क्या है, कर्ता कारक है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। अब सही विकल्प पहचानना है। ठीक है, तो कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो बच्चे कर्ता का अर्थ यही होता है कि जो कार्य किया जाए, फिर जो कार्य करे उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है जी हाँ, अगर आप कोई काम कर रहे होंगे तो आप कर्ता कहलाएंगे। क्लियर है ना जी हाँ। आगे बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। तो बच्चे आज वर्षा होगी, तो बताइए आज किस में आएगा, वर्तमान में आएगा, भूत में आएगा, भविष्य में आएगा, किस में आएगा बच्चे? तो आज क्या है, आज वर्षा होगी। आज वर्षा हो रही है, नहीं होगी बच्चे। तो होगी किस में चला जाएगा, भविष्य काल में, यानी कि सामान्य भविष्य काल में बच्चे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक, देखिए ये अकर्मक और सकर्मक 2 क्रियाएं होती हैं। सकर्मक का मतलब कि जिस वाक्य में क्या हो, कर्म साथ साथ हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, सकर्मक। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सीता बीड़ा बजा रही है। क्या है, सीता बीड़ा बजा रही है, यानी इसमें कर्म आया है। ठीक है, यानी कि इसमें कर्म दिया गया। ठीक है, क्रिया के साथ क्या है, कर्म भी है। ठीक है जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, सीता बीड़ा बजा रही है, ये क्या है, तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चे हाँ, जबकि और सारे नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, कर्मक मतलब कि कर्म भी है और क्रिया भी है, और कर्ता तो ही है। कौन बजा रहा है, सीता, तो सीता क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। साम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा, सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो इसका सही पुल्लिंग शब्द होगा सम्राट। यानी जैसे कि अगर कोई पुरुष बैठता है गद्दी पे तो उसको सम्राट कहते हैं, महाराजा कहते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई महिला है तो उसको क्या कहते हैं, सम्राज्ञी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, सम्राज्ञी कहते हैं। ठीक है जी हाँ, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि सम्राज्ञी स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग शब्द क्या है, सम्राट है। ठीक है जी हाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। अब चिड़िया, जैसे कि चिड़िया दिया गया, कह रहा है चिड़िया का मतलब विकल्प बहुवचन पहचानना है। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, आप समझिए। आपसे क्या दिया गया है, चिड़िया दिया गया। ठीक है, इसका बहुवचन क्या होगा, तो बच्चे क्या होगा, चिड़िया होगा। ठीक है, क्या होगा, चिड़िया होगा। ठीक है जी हाँ। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है। यानी जो वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चे, तो उनको क्या कहते हैं, उनको व्यंजन कहते हैं।
ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से, देखिए स्वर और व्यंजन दोनों ही क्या होते हैं, एक प्रकार के वर्ण होते हैं। तो कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं बच्चे, व्यंजन। यानी कि जो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन को बोलने में सहायक होते हैं। आप कोई कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें स्वरों का प्रयोग अवश्य रहता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए यहाँ पर भी पूछा गया, और ये प्रश्न मैंने अभी आपको सुबह सुबह वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने कराया भी है, कल वाला। ठीक है जी हाँ, आगे बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चे हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसका, हलंत का। जैसे मैं कहूँ कि ये क है, ठीक है, क्या ये क व्यंजन है कि स्वर है, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है। अब कहें कैसे है, तो बच्चे क, इस पर नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ, ठीक है, तो क मतलब कि हलंत का मतलब हो जाएगा आधा क हो जाएगा। ठीक है, तो क हलंत प्लस मिल के क्या बनते हैं, पूरा का पूरा क बनते हैं। ठीक है, तो बच्चे कह रहा है कि अगर किसी अक्षर को या फिर किसी वर्ण को बिना स्वर के दिखाया जाए तो वह व्यंजन कैसा लगेगा, तो बच्चे वह उस व्यंजन के नीचे क्या लगाएंगे हम लोग, हलंत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। ठीक है जी हाँ बच्चे, हलंत का देखिए चिन्ह यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, तो इस प्रकार से हलंत का चिन्ह होता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति, शक्ति का बताइए, शक्ति का सही विशेषण शब्द बताइए क्या होगा। शक्तिवर्धक होगा, शक्तिशाली होगा, या सशक्त होगा, या शक्तिरोधक होगा। तो बच्चे इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्तिशाली होगा। क्या होगा, शक्तिशाली होगा। ठीक है, यानी शब्द क्या है, संज्ञा है, और शक्तिशाली क्या है, मतलब विशेषण है। ठीक है, शक्ति संज्ञा है और शक्तिशाली विशेषण है। ठीक, या वही तो आपसे पूछ रहा था कि भैया शक्ति संज्ञा से कौन सा सही विशेषण बनेगा। ठीक है, तो शक्तिशाली। क्लियर है। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो कोई आपसे मिलने आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, जहाँ यहाँ जो हलंत लगा है, सॉरी ये जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ, इसका मतलब क्या कह रहा है कि कोई आपसे मिलने आया है, कौन सा सर्वनाम है बच्चे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कैसे कहेंगे अनिश्चयवाचक, कोई आपसे मिलने आया है, भाई कोई जानकारी है या नहीं है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है बच्चे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिय प्रवास। ठीक है, देखिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि समय मैं चाहता हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर जाएं आप लोग, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लें। ठीक है, इसलिए जानकारी जब ले लेंगे तो आप अपने अनुसार पढ़ाई उस अनुसार ही करेंगे जो आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, बेफालतू पढ़ाई आप नहीं करेंगे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बच्चे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो बच्चे इसका सही उत्तर है मैला आंचल। क्या है, मैला आंचल, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। ठीक है जी हाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, यानी जो उपसर्ग और प्रत्यय है वे क्या नहीं होते हैं, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम या शब्दांश। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शब्दांश। ठीक है जी हाँ, ध्यान रखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं बल्कि क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, और वाक्य में इनका अकेला प्रयोग आप नहीं कर सकते, फिर होता ही नहीं है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर केवल इतना ही होता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है यानी आगे लगता है, और प्रत्यय क्या लगता है कि किसी शब्द के बाद में लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। देखिए तद्भव तत्सम से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तद्भव क्या होता है कि अशुद्ध रूप होता है, तत्सम क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। मक्षिका, मक्षिका
मक्षिका किसका मक्षिका क्या है? देखो भाई, मक्षिका जो है एक तत्सम है, ठीक है। इसका पूछ रहा है तद्भव कौन होगा, तो इसका तद्भव होगा मक्खी। क्या होगा बच्चे? इसका तद्भव होगा मक्खी। मक्खी को क्या कहते हैं? मक्षिका कहते हैं, ठीक है। यानी मक्खी का जो तत्सम है वो क्या है? मक्षिका है। क्लियर? जी हाँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, ठीक है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे परिचय। क्या? परिचय। यानी जो परिचय है यह प्रत्यय से नहीं बना है, बल्कि जबकि शिष्या या शिष्या, ठीक है, शेरनी यानी, ठीक है, दयामय अय, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रत्यय लगा, लेकिन परिचय में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। जी हाँ। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यहाँ पे बच्चे क्या है? यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है सन्यासी का क्या होगा, तो बच्चे सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा क्या होगा? गृहस्थ होगा बच्चे। क्या होगा? गृहस्थ होगा, ठीक है। देखिए आप चिंता मत करिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे नीचे, तो आपको नंबर और टेलीग्राम दोनों मिल जाएगा। आप दोनों जगह मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ। ये प्रश्न कह रहा है अगला वाला कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। और वह संधि विच्छेद किसका करना है? नारीक्षा का। किसका? नारीक्षा का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? एकदम सिंपल से तो प्रश्न है, नारी प्लस इच्छा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नारीक्षा, ठीक है। तो नारी प्लस इच्छा क्या बच्चे? तो नारी प्लस इच्छा है संधि, ये मतलब ये विच्छेद किया गया है, इसका जो संधि रूप है क्या है? नारीक्षा है। क्या है? नारीक्षा है। क्लियर है? जी हाँ। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। नियत क्या बच्चे? नियत। तो नियत का क्या होगा? तो नियत का क्या होगा बच्चे? निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा, ठीक है। जी हाँ बच्चे। तो नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? निश्चित है। बात करें 150वां प्रश्न की, यानी कि अंतिम प्रश्न की। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है, यानी शरीर, ठीक है। तो शरीर का सही समान वाला अर्थ क्या है बच्चे? तो कलेवर है। क्या है? वो है कलेवर, ठीक है। जी हाँ बच्चे। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है कि शरीर का सही समान अर्थ वाला शब्द क्या है? कलेवर बच्चे। क्या है? कलेवर है। तो ये हो गया आपका हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रश्न थे वह हो गया। देखिए ये जो प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए थे वे किस ईयर के थे, तो मैंने बता दिया आपको कि 2018 के थे। यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यह पेपर यानी वैकेंसी 2018 में आई थी और इसका जो पेपर हुआ था 28 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था, ठीक है। और जो हम लोग कल वीडियो करेंगे वह कौन सा होगा? तो 28 जनवरी 2019 का ही होगा, लेकिन वह द्वितीय पाली का होगा। कौन सा? वह द्वितीय पाली का होगा, ठीक है। जी हाँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करिए, और यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।